भारत के अभिन्न अंग अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन इधर काफी सक्रिय नजर आ रहा है। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के फेस ऑफ या आमने सामने आने की नहीं है। जिस अरुणाचल प्रदेश को चीन साउथ तिब्बत कहकर अपना दावा करता रहा है, उसी अरुणाचल के 27 स्थानों और भौगोलिक फीचर्स के नाम चीन पिछले वर्ष 2025 में बदलने की कोशिश कर चुका है, जिस पर भारत ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। और उसके जवाब में आज 2026 में होने वाले ब्रिक्स समिट से केवल कुछ समय पूर्व यानी 7 अगस्त 2006 को भारत ने अपने आधिकारिक नक्शे में 27 स्थानों के स्टैंडर्ड भारतीय नाम जारी करके इसका जवाब दिया है। और चीन ने भारत के इस कदम को खारिज कर दिया है। इन सब आधिकारिक वाद विवाद के बीच में जुलाई के आखिर में अरुणाचल प्रदेश के बेहद संवेदनशील टाक्सिंग सेक्टर में भारतीय और चीनी पेट्रोल पार्टीज के आमने सामने आने की खबर भी सामने आई। और फिर 12 अगस्त 2026 को यही मामला फिर सुर्खियों में है। कुछ रिपोर्टों में चीनी सैनिकों की गतिविधियों और टेम्परेरी टेंट्स लगाए जाने के दावे किए गए हैं, लेकिन भारत के डिफेंस ऑफिशियल्स ने इन दावों को अनसब्सटेंशिएटेड बताया है। चीन ने भी सीमा की स्थिति को फिलहाल जनरली स्टेबल बताया है। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि टाक्सिंग में आखिर हुआ क्या था। असली सवाल तो ये है कि अगर सीमा पर स्थिति सचमुच सामान्य है, तो अरुणाचल के नामों को लेकर टाक्सिंग तक भारत और चीन के बीच ये रणनीतिक खींचतान बार बार क्यों दिखाई दे रही है? क्या ये सिर्फ एक बॉर्डर फ्रिक्शन है, या अरुणाचल को लेकर चल रही उस बड़ी जियोपॉलिटिकल कंपटीशन का एक नया संकेत, जिसका असर आने वाले दिनों में और बड़ा हो सकता है? टाक्सिंग अरुणाचल प्रदेश के अपर सबनसिरी जिले में भारत चीन सीमा के बेहद संवेदनशील इलाके में स्थित है। ये कोई बड़ा शहर या कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, ना ही ये एक ऐसा इलाका है जिसमें लोग घूमने आते हों। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में किसी जगह की अहमियत उसकी आबादी से नहीं, उसकी लोकेशन से तय होती है। और टाक्सिंग की लोकेशन ऐसी है कि इसके आसपास का इलाका भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के बेहद संवेदनशील हिस्से से जुड़ता है। यही कारण है कि यहाँ होने वाली छोटी सी गतिविधि भी केवल स्थानीय घटना नहीं रह जाती है। जून के आखिरी में ना वेलफेयर सोसाइटी नाम के एक स्थानीय संगठन ने आरोप लगाया कि टाक्सिंग क्षेत्र के आसपास चीनी पीपुल लिबरेशन आर्मी की गतिविधियां बढ़ी हैं और कुछ इलाकों में चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ने की भी बात कही गई। इस दावे के बाद मामला तेजी से चर्चा में आया, लेकिन यहाँ कहानी का दूसरा हिस्सा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भारतीय सेना ने इन रिपोर्टों को इनकरेक्ट और बेसलेस बताया। यानी हमारे सामने अब दो अलग अलग क्लेम्स हैं। एक तरफ स्थानीय संगठन की चिंता और दूसरी तरफ भारतीय सेना का आधिकारिक खंडन। और अब यहीं से असली सवाल पैदा होता है, अगर भारतीय टेरिटरी में कोई नई चीनी घुसपैठ नहीं हुई तो टास्किंग को लेकर इतनी चिंता क्यों है? और यही मामला अब फिर चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि हाल की रिपोर्टों में टाक्सिंग इलाके में भारतीय और चीनी पेट्रोल्स के आमने सामने आने की बात कही गई है, और वो बात सामने आई भी है। कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि चीनी सैनिक वापस आने के बाद अस्थायी टेंट लगाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, और भारतीय डिफेंस ऑफिशियल्स ने इन्हें अनसब्सटेंशिएटेड बताया है। दूसरी तरफ चीन ने सीमा की स्थिति को ब्रॉडली स्टेबल बताया है। तो फिर भारत ने इस पूरे मामले पर जो बात कही, वो शायद इस खबर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सीमा पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी भारत चीन के ओवरऑल रिलेशनशिप के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यानी मामला सिर्फ टाक्सिंग का नहीं है, ये भारत चीन रिलेशनशिप के हेल्थ इंडिकेटर जैसा है। और दोस्तों,
अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले मैंने इसी चाइना स्ट्रेटजी को समझने के लिए एक वीडियो बनाया था, तिब्बत चीन का डर। उस वीडियो में हमने ये समझने की कोशिश की थी कि तिब्बत चीन के लिए सिर्फ एक जियोग्राफिकल रीजन नहीं है, ये चाइना की एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब जरा इस नक्शे को ध्यान से देखिए। एक तरफ तिब्बत, दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश, और इनके बीच यही पूरा हिमालयन फ्रंटियर। इसलिए जब हम अरुणाचल की बात करते हैं तो हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि सीमा पर आज कोई सैनिक आगे आया या पीछे गया। हमें ये भी समझना होगा कि इसके पीछे ज्योग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन क्या क्या हैं। सलामी स्लाइसिंग चाइना की बॉर्डर स्ट्रेटजी को समझने का एक महत्वपूर्ण शब्द, जिसका मतलब एक बार में कोई बहुत बड़ा कदम नहीं बल्कि छोटे छोटे स्ट्रेटेजिक चेंजेस को करना है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, रोड कनेक्टिविटी बढ़ाना, बॉर्डर सेटलमेंट विकसित करना और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव क्लेम को और मजबूत करना, डिस्प्यूटेड एरियाज में अपनी प्रेजेंस को लगातार बढ़ाते रहना। अब इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि टॉक्सिन में अभी भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ऐसा कहना तो उपलब्ध एविडेंस से आगे निकल जाना होगा। लेकिन यही वह बॉर्डर स्ट्रेटजी है जिसकी वजह से भारत के लिए बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विलांस को देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज के बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स में सिर्फ सैनिक नहीं लड़ते हैं। रोड भी एक स्ट्रेटजिक एसेट है, कम्युनिकेशन नेटवर्क भी एक स्ट्रेटजिक एसेट है और सिविलियन सेटलमेंट भी एक स्ट्रेटजिक एसेट बन सकता है। और यहाँ भारत के सामने असली चुनौती है। आप एक ऐसे बॉर्डर की कल्पना कीजिए जहाँ हजारों किलोमीटर तक ऊंचे पहाड़ हैं, मौसम बेहद कठिन है और कई इलाकों तक पहुंचना तो अपने आप में एक मिलिट्री ऑपरेशन जैसा होता है। ऐसे इलाके में अगर आपकी रोड कनेक्टिविटी कमजोर है तो सिर्फ सैनिकों की संख्या बढ़ाने से समस्या पूरी तरह हल नहीं होती। इसलिए पिछले कुछ वर्षों में इंडिया ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी जोर दिया है, क्योंकि आज का बॉर्डर सिर्फ कहां तक जमीन हमारी है का सवाल नहीं रह गया है। सवाल यह है कि किसकी प्रेजेंस उस जगह पर ज्यादा मजबूत है, कौन तेजी से सैनिकों को पहुंचा सकता है, कौन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकता है और कौन लंबे समय तक अपनी पोजीशन बनाए रख सकता है। और यहीं पे आपको अपनी एक और पुरानी वीडियो की याद दिलाना चाहूंगा, मलक्का, चीन की दुखती रग। और अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मलक्का स्ट्रेट का टॉक्सिन से क्या कनेक्शन? तो मैं कहूंगा सीधा कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन जियोपॉलिटिकल थिंकिंग का कनेक्शन बहुत बड़ा और बहुत विशाल होता है। मलक्का में हमने देखा कि चाइना की पावर सिर्फ उसकी सेना में नहीं है, उसकी वल्नरेबिलिटी, उसकी ज्योग्राफी और सप्लाई रूट्स में भी है। और हिमालयाज में कहानी इसका उल्टा रूप दिखाती है। यहां चाइना अपने ज्योग्राफी को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज की तरह इस्तेमाल कर सकता है। यानी चाइना को समझने के लिए हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि उसके पास कितनी मिसाइल्स हैं या कितने सोल्जर्स हैं, हमें ये भी देखना होगा कि वह ज्योग्राफी को अपने फेवर में कैसे बदलता है। और अब वापस आते हैं टॉक्सिन पर। मेरे हिसाब से इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं है कि क्या चीन टॉक्सिन में घुस आया है, क्योंकि फिलहाल इस बात को तथ्य की तरह कहने के लिए पर्याप्त ऑफिशियल कंफर्मेशन मेरे पास नहीं है। सही सवाल तो ये होगा कि भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर ट्रस्ट वापस कितना आया है, क्या वो कुछ आया भी है? 2024 में दोनों देशों ने ईस्टर्न लद्दाख में पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स पर एग्रीमेंट किया था और डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था। और अभी 2 अगस्त 2026 में दोनों देश फिर बॉर्डर मैकेनिज्म के जरिए कम्युनिकेशन बनाए रखने की बात भी कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी दौरान अरुणाचल के किसी सेंसिटिव सेक्टर में पेट्रोल कन्फ्रंटेशन की खबर आती है तो हमें यह बताता है कि बॉर्डर डिस्प्यूट अभी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ उसका मैनेजमेंट चल रहा है। और शायद यही टॉक्सिन की सबसे बड़ी कहानी भी है। ये जरूरी नहीं है कि यहां कोई युद्ध शुरू होने वाला है
और ये भी जरूरी नहीं है कि चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया हो। लेकिन ये जरूर समझना होगा कि भारत और चीन के बीच हिमालय की सीमा आज भी एक एक्टिव जियोपॉलिटिकल प्रेशर पॉइंट तो है ही। और जब तक दोनों देशों के बीच बाउंड्रीज का अंतिम समाधान नहीं होता तो ऐसे छोटे छोटे फ्रिक्शन पॉइंट्स आगे भी सामने आते ही रहेंगे। इसलिए टॉक्सिन की कहानी को केवल एक गांव की कहानी समझना भूल होगी। ये उस बड़े खेल की एक छोटी सी खिड़की है जिसमें तिब्बत, अरुणाचल, एलएसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री स्ट्रेटजी और इंडिया चाइना रिलेशंस सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अब आप बताइए, क्या टॉक्सिन जैसी घटनाएं भारत चीन संबंधों में सिर्फ रूटीन बॉर्डर फ्रिक्शंस हैं या इनके पीछे कोई बड़ी स्ट्रेटजिक कैलकुलेशंस भी हो सकती है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाइना की स्ट्रेटजी को सिर्फ हेडलाइन से नहीं बल्कि उसके पीछे छिपी जियोपॉलिटिक्स से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली कहानी में। नमस्कार।